नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं देवनारायण गुजर न्यूटेक परिवार के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज अपन लॉकडाउन की क्लासों की इस मुहिम को बरकरार रखते हुए एक नई क्लास की ओर बढ़ते हैं। और जो नई क्लास अपने रहने वाली है वो वाइंडिंग के लेसन की रहने वाली है। ये वाइंडिंग का लेसन आपको पढ़ने के साथ साथ समझ में और मजेदार तरीके से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो आइए आज अपन एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वाइंडिंग। आपके घर, आपके द्वार लेकर आया है न्यूटेक आईटीआई लॉकडाउन क्लासेस। तो लुत्फ उठाइए, घर बैठे पढ़िए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। लॉकडाउन के इस कर्फ्यू में अपनी तैयारी के ऊपर कोई कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए, इसलिए आपके साथ है न्यूटेक परिवार। इसके साथ ही अपन शुरुआत करते हैं अपने नए लेसन वाइंडिंग की ओर। आइए मित्रों, आज अपने एक लेसन लेके आए हैं और लेसन का नाम अपने पास वाइंडिंग। देखिए दोस्तों, वाइंडिंग होती क्या है वास्तव में। सबसे पहले अपन ये जांचेंगे, ये पहचान करना आवश्यक है कि वास्तव में सर वाइंडिंग चीज है क्या। देखिए बच्चों, वाइंडिंग क्या है, तो वाइंडिंग के कई सारे उपनाम है। अब देखो, हर आजकल व्यक्तियों के ही कई सारे उपनाम है, तो वाइंडिंग तो एक बहुत काम में आने वाली चीज है। वाइंडिंग बहुत ही अच्छा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला एक प्रतिद्वंदी या ऐसा कोई सिस्टम्स अपने पास है जो कि आज अपने को हवा देने के लिए कार्यरत है, अपने भूमि से जल निकालने के लिए कार्यरत है। वो सारा खेल वास्तव में अगर किसी जड़ को पहचाना जाए, जैसे तना बाहर से तो लोग मोटर कहते हैं, लेकिन वास्तव में पेड़ बाहर कुछ अलग ही दिखता है। सारा खेल जो है उसकी जड़ का है। उस प्रकार से मोटरें, मशीनरीज, हवा, पंखे, कूलर, एसी सब बाहर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो जड़ है वो जड़ अपने पास क्या रहने वाली है, वाइंडिंग रहने वाली है। इसलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं इस वाइंडिंग के, और इस जड़ के कई उपनाम है। तो आज वो उपनाम हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिएगा वाइंडिंग के उपनाम क्या क्या है। तो वाइंडिंग का सर्वप्रथम पहला उपनाम अपन पढ़ते हैं, वाइंडिंग को लपेटन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लपेटन कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा है सर, लपेटन। लपेटन का क्या है, यानी कि इसको लपेटा जाता है। और अपन आसानी से हिंदी भाषा के विद्यार्थी है, आराम से समझ सकते हैं। लपेटन का मतलब किसी के ऊपर वायर को बार बार लपेटे देते जाना ही क्या कहलाता है, लपेटन कहलाता है। तो बात करते हैं लपेटन क्या है। देखिएगा, वाइंडिंग का उपनाम है लपेटन। अपन समझ चुके, लपेटन मतलब सर लपेट देना है। वास्तव में किसी वाइंडिंग के वायर को बार बार लपेटना लपेटन हो गया। इसके बाद देखिएगा दूसरा नाम अपने पास आता है परिवर्तन। क्या आता है? परिवर्तन। अच्छा सर, अब देखिए इस परिवर्तन से थोड़ा अपने को समझना है क्या है परिवर्तन, यानी कि वाइंडिंग। परिवर्तन यानी कि क्या है? वाइंडिंग। सर वाइंडिंग का उपनाम है परिवर्तन। वाइंडिंग का उपनाम क्या? परिवर्तन। लेकिन अगर शब्द आ जाए परिवर्तक, शब्द आ गया है सर क्या? परिवर्तक। देखिएगा अपन ने पढ़ा था परिवर्तन, लेकिन शब्द आ गया परिवर्तक। सामान्य से शब्द दोनों एक ही जैसे बोलने में सुनाई दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो क्वेश्चन सीधा सा गलत होने वाला है। देखिएगा, परिवर्तन यानी वाइंडिंग या लपेटन होता है, लेकिन परिवर्तक यानी कि चेंज करने वाला होता है। परिवर्तक यानी क्या? चेंज करने वाला, यानी कन्वर्टर होता है। यानी कि एसी को डीसी में चेंज करने वाला और डीसी को एसी में, एसी टू डीसी और डीसी टू एसी की जो मशीनरी बनती है वो परिवर्तक या कन्वर्टर कहलाती है। इसी प्रकार अगर शब्द आ जाए परिणामित्र, ये तो खैर अलग हो गया वैसे, लेकिन फिर भी देखो परि शब्द स्टार्टिंग में जुड़ रहा है, पर अपने को दिक्कत कर सकता है। परिणाम मित्र आ जाए तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा अपन समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर। ज्यादा यहाँ कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। एक तो परिवर्तक में और एक प्रत्यावर्तक में। किसमें? प्रत्यावर्तक। ध्यान रखना, दोनों के पीछे वर्तक लग रहे हैं। प्रत्यावर्तक और परिवर्तक। परिवर्तक तो यानी क्या? जो परिवर्तन कर दे, कन्वर्टर, यानी कि जो एसी को डीसी में चेंज कर दे। और प्रत्यावर्तक यानी क्या है? प्रत्यावर्तक यानी अपने पास बच्चों अल्टरनेटर। क्या है? अल्टरनेटर। देखिएगा ये शब्द तुमने देखे। अब सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट, अगर ये याद नहीं भी रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना है कि अपने पास जो वाइंडिंग के जीवन को तैयार, जो मोटर के जीवन को तैयार करती है वो वाइंडिंग है। यानी कि पूरा शरीर जो निर्मित हुआ है, उसकी जो मांसपेशियां जो अंदर से बनी हुई है वो वाइंडिंग है। और शरीर को एक सामान्य भाषा में लोग कहते हैं कि तन बदन, यानी वो तन है। क्या है?
तन है। और किसका तन है? मोटर का तन है। ध्यान रखना, मोटर का तन वाइंडिंग होती है। मोटर का तन कौन होती है? वाइंडिंग होती है। और जहां तन शब्द पीछे लगा हुआ मिल गया, अपने को समझ जाना है सर वो किसके लिए कह रहा है, वो वाइंडिंग के लिए कह रहा है। और जहां तन शब्द नहीं मिले, फिर चाहे वो परिणामित्र कहे, परिवर्तक कहे या प्रत्यावर्तक कहे, अपने को वहां पर ध्यान नहीं देना है। अपने को ध्यान सिर्फ एक ही जगह रखना है, सर तन बदन। और कहते हैं जहां तन शब्द आ गया, वो उस बॉडी को, उस ढांचे को तैयार कर रहा है, उसको तन कहा गया है। और उसको तन कहने की वजह से परिवर्तन यानी अपन वाइंडिंग कहेंगे। क्या कहने वाले हैं? वाइंडिंग। परिवर्तन वाइंडिंग का क्या है? एक उपनाम है। और अपन ने क्या देखा? लपेटन वाइंडिंग का क्या है? उपनाम है। आइए तीसरे उपनाम की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा उपनाम जो है वो मेरे पास आता है कुंडलन। तीसरा उपनाम क्या है? कुंडलन, यानी कि कुंडली बनाना। कुंडलन यानी क्या? कुंडली बनाना। अब जब तन तैयार हो गया है तो कुंडली किसके आधार पर बनती है? पहली चीज अपन देखते हैं ना, कुंडली किसके आधार पर? कहते हैं आपका जन्म बताइए, आपका जन्म। यानी कि मेन भूमि जो रखी गई है वो किसके आधार पर? अपने जन्म के आधार पर कुंडली तैयार की जाती है। याद रखिएगा, किसी मोटर का जन्म तभी संभव है तब उसके अंदर वाइंडिंग है। जब तक मोटर में वाइंडिंग सलामत है तब तक मोटर चल पाती है ना, वरना फिर मोटर मोटर नहीं होती। वो एक स्थायित्व, एक युक्ति हो सकती है, एक लोहे का टुकड़ा हो सकता है। क्योंकि मोटर तो उसे ही कहा गया है सर जो घूमे। और वो घूमती किस वजह से है? वाइंडिंग की वजह से घूमती है। किसकी वजह से घूमती है? उसकी कुंडली सलामत है। यानी कि अपन वाइंडिंग का उपनाम एक और नया रखा गया है। हमने एक नया नाम पढ़ा है वाइंडिंग का, और वो क्या रहने वाला है? कुंडली। तो ध्यान रखिएगा, वाइंडिंग के 3 उपनाम अपन ने पढ़े। वाइंडिंग को लपेटन भी कहा जाता है, वाइंडिंग को परिवर्तन भी कहा जाता है, वाइंडिंग को कुंडलन भी कहा जाता है। अब देखिए, एक फेराइडे जी ने सिद्धांत दिया था चुंबक के ऊपर। और जब चुंबक के ऊपर सिद्धांत दिया तो उन्होंने क्या किया? कुछ तार लिए, उनके दो तीन लपेटे दिए। और जब लपेटन 2-3 दिए तो उनको उन्होंने एक नया नाम दे दिया, और वो नाम दिया सोलेनॉइड। हालांकि किसी भी वाइंडिंग को अपन सोलेनॉइड नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई सारी गंदी किताबें और कई सारे गंदे क्वेश्चंस इस प्रकार छपे हुए हैं जहां अपने को देखने को मिलता है कि वाइंडिंग को वो सोलेनॉइड के रूप में प्रूफ कर रखे हैं। ध्यान रखना, वो सोलेनॉइड के रूप में प्रूफ क्यों कर रखे हैं? क्योंकि फेराइडे साहब ने भी चुंबक के ऊपर ही प्रतिपादन करके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अपने को समझाया था, और वाइंडिंग भी एक चुंबकीय क्षेत्र का कार्य करती है। इसी कारण बस कई बार वाइंडिंग को, हालांकि उपनाम नहीं है, अब नहीं कह सकते, उपनाम का दर्जा उसको नहीं दे सकते हैं, लेकिन कई जगह अपने को वह शब्द भी देखने को मिलते हैं। और उनमें शब्द अपने पास आता है लूप या फिर सोलेनॉइड। लूप या सोलेनॉइड अपन इसको कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कब कहा गया? मैंने कहा ये कोई उपनाम नहीं है, ये सिर्फ फेराइडे जी के आधार पर है। इनको अपन इस प्रकार कई सारी किताबें छापी हुई है, बाकी इनका अस्तित्व उपनाम के अंदर नहीं रखा जाता है। ये बात हो गई सर उपनाम की। अब बात करते हैं सर ये वाइंडिंग, ये लपेटन है क्या? सर क्या वाइंडिंग और लपेटन की कोई प्रारूप, कोई फिक्स परिभाषा है? हाँ जी बिल्कुल, वाइंडिंग की परिभाषा भी आज अपन पढ़ने वाले हैं। और आई होप आप कहीं पे भी जाके देखिए, अगर आप किसी से कहोगे कि सर वाइंडिंग की परिभाषा बताइए, बोले वाइंडिंग की कोई परिभाषा है? वाइंडिंग जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। नहीं सर, वाइंडिंग की भी परिभाषा है। और वाइंडिंग की परिभाषा क्या है उसके ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। देखिएगा वाइंडिंग की परिभाषा क्या है। वाइंडिंग किसे कहते हैं? तो चालकों को क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करना ही वाइंडिंग कहलाता है। चालकों को क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करना, यानी कि उनको फिक्स क्रम से। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अपन एक तार लेके आए, उठाए और उसको लपेट दिए, वो वाइंडिंग हो गई। नहीं सर, उसको किस हिसाब से लपेटना है? उसको क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि उसका एक क्रम होना चाहिए, वो एक फिक्स स्थान पे होना चाहिए। और इसी वजह से अपन कहते हैं ना कि वाइंडिंग इस स्लोट से इस स्लोट में। क्यों? क्योंकि उसका क्रम है सर, वो उसी क्रम में जमनी चाहिए। जब तक वो उस क्रम में नहीं जमेगी वो वाइंडिंग नहीं कहलाएगी सर। वाइंडिंग कहलाने के लिए वाइंडिंग की परिभाषा ही कुछ इस प्रकार तैयार की गई है। और वो परिभाषा क्या है कि जब किन्हीं चालकों को चालक मतलब क्या? तार। चालकों को मतलब क्या कह सकते हैं अपन? तार कह सकते हैं। किन्हीं चालकों को किस रूप में स्थापित कर दिया जाए? क्रमबद्ध रूप में। किस रूप में स्थापित कर दिया जाए?
क्रमबद्ध रूप में स्थापित कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, वाइंडिंग कहलाता है। परिभाषा से सीधा सीधा समझ में आ रहा है सर कि जब भी कई तार हैं, खूब सारे तार अपन चाहे ले लीजिए, लेकिन करना क्या है, सभी तारों को क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करना है, यानी कि एक फिक्स रेखा में या एक फिक्स दूरी पर या नियत अंतराल पर या नियत क्वांटिटी पर, नियत संख्या पर अपने को उनको स्थापित करना है, तभी वाइंडिंग बन पाएगी। और यही कारण होता है कई बार नादान छात्र या नादान मिस्त्री वाइंडिंग करता है और कुछ समय बाद में वाइंडिंग पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि सर वाइंडिंग वास्तव में होती क्या है, वास्तव में वाइंडिंग क्रमबद्ध तरीके से चालकों की स्थापना होती है। और जब क्रमबद्ध तरीके से चालकों की स्थापना नहीं करोगे तो वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा करेगी, लेकिन वो वाइंडिंग के रूप में नहीं करेगी, वो किसी तार के रूप में करके रह जाएगी और मोटर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। यहीं से समझ में आता है सर कि क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने वाले हो तो आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। जैसे आप ये क्लास क्रमबद्ध तरीके से लेने वाले हो, वाइंडिंग की पहली क्लास आई लीजिए, दूसरी क्लास आई उसको भी लीजिए, और अगर आप कहो कि सर मैं लास्ट वाली क्लास देख के पूरा टाइम कर लूं सही, तो साहब नहीं हो सकता। और अगर वो कुछ समय के लिए रह भी जाती है तो वो पर्टिकुलर नहीं घुमा पाएगा, वो कार्य लगातार आपको करना पड़ेगा, उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो लेसन्स, वो टॉपिक अपने को समझ में आ सकता है। तो वाइंडिंग की परिभाषा सीधी सी है, चालकों को क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करना ही वाइंडिंग कहलाता है। वाइंडिंग के 3 उपनाम अपन आसानी से पढ़ चुके हैं, वाइंडिंग को लपेटन, परिवर्तन और कुंडलन कहते हैं। कंफ्यूजन वाले शब्द कुछ इस प्रकार थे जो भी अपन ने समझ लिया। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग वाइंडिंग के अंदर कि वाइंडिंग स्थापित कहां की जाती है। देखिए सबसे पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी, वाइंडिंग की परिभाषा। हम लोग पढ़ चुके हैं वाइंडिंग की परिभाषा, वाइंडिंग के उपनाम। अब बात करते हैं सर, आपको अगर कोई पूछ ले वाइंडिंग क्या कारण है कि आप वाइंडिंग स्थापित करते हो, क्यों रखी जाती है वाइंडिंग। जैसे अगर आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि सर किसी मशीनरी की बॉडी क्यों लगाई जाती है, क्या कारण है कि कोई भी मशीन है उसकी बॉडी लगाई जाती है, तो पहला सीधा सा कारण यह है कि सर जो मशीनरी की बॉडी होती है। अच्छा आपको यह भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि साहब मशीनरी की बॉडी को गोलाकार रूप में क्यों रखा जाता है। अब देखते हैं, अब कई लोग बाग यहाँ ये भी कंफ्यूजित हो रहे होंगे कि सर आजकल चौकोर मशीनें भी आ रही है। लालू वो चौकोर मशीनें नहीं है, उनका स्टेटर गोल ही है, वो बाहर से डिजाइन तैयार की गई है। याद रखना मशीनरी चौकोर नहीं है। मशीनों को किस प्रकार बनाया गया, अंडाकार या गोलाकार। क्यों बनाया गया ऐसा, ऐसा बनाने के पीछे कारण है। वो कारण क्या रहने वाला है, वो कारण अपने वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि मशीन रोटेट कब करती है, मशीन घूमती कब है, मशीन तब घूमती है जब उसके अंदर कोई घुमाने वाला सिस्टम है, और वो अंदर घुमाने वाला जो सिस्टम है वो पढ़ रहे हैं वो वाइंडिंग। यानी कि वो वाइंडिंग का जो मैग्नेट है वो अंदर क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। अब वास्तव में किसी वाइंडिंग का मैग्नेट जिंदगी में कभी रोटेट नहीं करता है। बड़ी अजीब बात है सर, आप ही तो कह रहे हो कि रोटेट करेगा तभी घूमेगा, और आप ही कह रहे हो कि रोटेट करता ही नहीं है। हाँ जी सर, बिल्कुल किसी भी वाइंडिंग का मैग्नेट कभी रोटेट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित होता है, चेंज होता है। ये चेंज होने से क्या होता है सर भारत की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और जो चुंबकीय क्षेत्र रहने वाला है वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार परिवर्तित होने वाला है। और जब मैग्नेट परिवर्तित होगा, जब मैग्नेट परिवर्तित होगा तो होना क्या है सर, जैसे ही मैग्नेट परिवर्तित होता है तो मैग्नेट इतनी स्पीड से परिवर्तित होता है, इतनी तेजी से चेंज होता है कि अपने को घूमता हुआ प्रतीत होता है, अपने को लगता है कि ये चीज वास्तव में घूम रही है। और इसी उदाहरण को अपन गाड़ी के पहिए से समझ सकते हैं। गाड़ी का पहिया, जब गाड़ी स्पीड में चलती है तो अपने को प्रतीत होता है कि पहिया विपरीत दिशा में घूम रहा है, जबकि पहिया घूमता किस दिशा में है, सीधी दिशा में घूमता है। याद रखिएगा। खैर अपने को इससे कोई ज्यादा विशेष नहीं, अपने वाइंडिंग पढ़ने वाले हैं, अपने को वाइंडिंग से ध्यान रखना है। तो वाइंडिंग जो मैग्नेट तैयार करती है, कई जगह शब्द अपने को मिलते हैं देखने को कि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, वास्तव में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है इतनी गति से परिवर्तित होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि वास्तव में मैग्नेट घूम रहा है। तो देखिएगा, ये अपन बात पढ़ ली कि साहब बॉडी क्यों स्थापित की है, क्योंकि जो मैग्नेट घूमेगा ना उसको पथ चाहिए सर, क्या चाहिए,
पथ चाहिए, और पथ कैसा, रास्ता चाहिए। रास्ता अपन रोटर गोल ही तो बना रहे हैं, तो गोल ही रास्ता चाहिए। इस वजह से बॉडी को गोल बना दिए। बॉडी का पहला कार्य होता है किसी मोटर को चुंबकीय क्षेत्र के लिए पथ प्रदान करना। चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। सर पहला काम इसलिए बॉडी स्थापित करते हैं। अच्छा सर और भी कोई काम है? बिल्कुल सर और भी काम है वाइंडिंग का, सॉरी बॉडी का। बॉडी का जो दूसरा कार्य रहने वाला है वो आपको समझना है। बॉडी का जो दूसरा कार्य है वो उसके आंतरिक भागों की सुरक्षा करना है। क्या करना है, आंतरिक भागों की सुरक्षा। अगर आप बॉडी नहीं लगाओगे तो आंतरिक भाग दिखने लगेंगे और वो इधर उधर बिखरे पड़े रहेंगे, या कोई भी उनसे घटनाएं घटित हो सकती है। तो जैसे किसी बॉडी का एक पर्टिकुलर कार्य अपन ने पढ़ा, उसी प्रकार अपन जो हम लोग जो कार्य पढ़ने वाले हैं वो किसका है, वाइंडिंग का। और वाइंडिंग का कार्य या कारण, किस कारण से वाइंडिंग को स्थापित किया, वाइंडिंग को चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए। क्या करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखना वाइंडिंग क्यों स्थापित करते हैं, क्या कारण है सर, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। क्या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के लिए, क्या मात्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही वाइंडिंग को स्थापित करते हैं? हाँ सर चुंबकीय क्षेत्र के ही कुछ प्रभाव है। अच्छा सर आपने चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित क्यों किया, वहां पर और किसी क्षेत्र को स्थापित कर लेते, क्या एक ही क्षेत्र थोड़ी ना है। चुंबकीय क्षेत्र तो जब चाहो जब चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करते हैं। क्यों सर, आपने बता दिया कारण है वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए करते हैं, लेकिन आपने चुंबकीय क्षेत्र स्थापित क्यों किया, उष्मीय क्षेत्र स्थापित क्यों नहीं किया, मोटर को गर्म भी तो कर सकते थे। हाँ सर समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्यों स्थापित किया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पीछे स्थापित करने के पीछे लालू कारण है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ही दो प्रभाव पाए जाते हैं। कौन कौन से, आकर्षण और प्रत्याकर्षण। आकर्षण और प्रत्याकर्षण। तो जब आकर्षण और प्रत्याकर्षण होगा तभी अपने को समझना है क्या होने वाला है, मोटर घूमने वाली है, मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने वाली है। तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में दो गुण पाए जाते हैं, आकर्षण और प्रत्याकर्षण का, अट्रैक्शन और डिफ्लेक्शन का। तो देखिए ये दोनों गुण थे, इस वजह से कारण क्या है वाइंडिंग का, चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना। आगे आप याद रखो तो ठीक है, वो जानकारी के लिए है कि हाँ चुंबकीय क्षेत्र क्यों स्थापित करते हैं। इस वजह से मात्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। वाइंडिंग कारण क्या था, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। वाइंडिंग कहते किसे है, चालकों को क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करना क्या कहलाता है, वाइंडिंग कहलाता है। अब देखिएगा बात करते हैं वाइंडिंग स्थापित करते कहां है, वाइंडिंग को स्थापित कहां करते हैं। अपने को पता चल गया क्यों करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र क्यों, आकर्षण और प्रत्याकर्षण के लिए। आकर्षण और प्रत्याकर्षण क्यों, मोटर को घुमाने के लिए। तो ठीक है कहां करते हैं सर, अब बात आती है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। भाई स्थापित करने का कोई स्थान तो होगा, जैसे किसी मूर्ति को स्थापित करते हैं तो उसका कोई ना कोई स्थान तो है ना कि उस जगह उसको स्थापित किया जाएगा। हाँ सर ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि इसको स्थापित कहाँ किया जाता है, तो वाइंडिंग को स्थापित करने के स्थान देखिएगा। वाइंडिंग को स्थापित करते हैं दो प्रकार की मशीनरी में। कितने प्रकार की मशीनरी में, दो प्रकार की मशीनरी। अच्छा सर दो मशीनरियों को कई स्थान से या कई स्तर से बांटा जा सकता है। मैं जिस स्तर से बांटने की बात कर रहा हूं वो सप्लाई के आधार पर कर रहा हूं। किसके आधार पर, सप्लाई के। हालांकि मशीनों को इस प्रकार भी बांटा जा सकता है जैसे स्थिर मशीनें, अस्थिर मशीनें, चल मशीनें, गतिशील मशीनें। ठीक है तो कई सारे ऐसे हैं जिनके आधार पर मशीनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अपन जो यहाँ हम लोग जो वर्गीकृत करने की बात कर रहे हैं, हम लोग वर्गीकृत करेंगे किसके आधार पर, सप्लाई के आधार पर। तो सप्लाई के आधार पर मैंने दो प्रकार की मशीनों को वर्गीकृत किया। एक मेरे पास जो मशीनरी आई उसको मैंने नाम दिया एसी मशीनें। कौन सी मशीनें नाम दी, एसी। और दूसरी मशीनें मेरे पास आई जिनको मैंने नाम दिया कौन सी मशीनें, डीसी मशीनें। ध्यान रखना है मशीनरी को मैंने किसके आधार पर वर्गीकृत किया है सर, सप्लाई के आधार पर वर्गीकृत। किसके आधार पर वर्गीकृत किए, सप्लाई के आधार पर। सप्लाई के आधार पर वर्गीकृत कर लिए, एक तो थी एसी मशीनें और दूसरी थी डीसी मशीनें। अब देखिएगा वाइंडिंग डीसी मशीनों में भी स्थापित करते हैं और वाइंडिंग एसी मशीनों में भी स्थापित करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पर्टिकुलर अंतर अपन देखते हैं। डीसी मशीनों में कहां पर स्थापित की जाती है, तो डीसी मशीनों में स्थापना क्षेत्र जो है एक तो फील्ड है, क्या है, फील्ड। यानी अंग्रेजी में फील्ड है, हिंदी में कहेंगे तो क्षेत्र कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, क्षेत्र। याद रखना वाइंडिंग को क्षेत्र पर स्थापित किया जाता है। कहां पर स्थापित करते हैं, क्षेत्र पर। किसके क्षेत्र पर सर, फील्ड पर। किसके फील्ड पर सर, डीसी मशीनरी के। किसकी मशीनरी के, डीसी मशीनरी के। आगे देखिएगा दूसरी चीज क्या है, दूसरी कहां वाइंडिंग स्थापित करते हैं, दूसरी वाइंडिंग की स्थापना करते हैं आर्मेचर के ऊपर। कहां स्थापित करते हैं, आर्मेचर। अच्छा सर आर्मेचर को कुछ देखना, ये जो शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूं ये इंग्लिश में थोड़े भिन्न मिलेंगे, हिंदी में आप देखोगे तो जो शब्द
हम लोग पढ़ के आए हैं वही शब्द पूरे पूरे हैं। जैसे फील्ड हम लोग पढ़ के आ गए सर क्षेत्र, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। हमने पढ़ा सर आर्मेचर, क्या पढ़ा सर? आर्मेचर। अब ध्यान रखिएगा, आर्मेचर को कई सारे स्थानों पर एक दूसरे नाम से भी पढ़ा जाता है, और वो दूसरा नाम कौन सा है? चालक। आर्मेचर को क्या कहा गया? चालक कहा गया सर। आर्मेचर को एक दूसरे नाम से बोल दिया गया चालक। अपन ने पढ़ लिया है सर, वाइंडिंग चालक यानी कि क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करेंगे तो वाइंडिंग कहलाएगी ना। तो समझ में आ जाना चाहिए लालू कि यहाँ तक जो आर्मेचर है उसको चालक नाम दिया गया, फील्ड है उसको क्षेत्र नाम दिया गया। बात थी सर कहाँ स्थापित करते हैं, तो फील्ड पर भी करते हैं और आर्मेचर पर भी करते हैं। और किस मशीनरी में करते हैं? डीसी मशीनरी में करते हैं। आइए देखिए बच्चा, एसी मशीनरी में कहाँ स्थापित किया जाता है? तो एसी मशीनरी में स्थापित करने का स्थान कहलाता है स्टेटर। क्या कहलाता है? स्टेटर। अच्छा सर, और कई जगह भी स्थापित करते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक थॉट आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है कि उसको भाई ये एक ऐसा देवता स्थापित करना है जिसको स्थापित तो कर देंगे लेकिन उस पर कोई विशेष कार्य करने के लिए नहीं जाएंगे, उसको सिर्फ स्थापित ही करेंगे, वहां भोग नहीं लगाएंगे। यानी आप समझ सकते हो, सीधा सीधा कह सकते हैं क्या करना है कि आप दूसरी वाली वाइंडिंग को स्थापित तो कर सकते हो लेकिन उसको सप्लाई देने का कोई मतलब नहीं है, उसको सप्लाई देनी नहीं है, उसको तो सिर्फ क्या करना है? स्थापित करना है। सर उसको स्थापित करने मात्र से ही क्या होगा? उसको स्थापित करने के मात्र वो पोलरिटी उत्पन्न होगी फेराइडे के नियम अनुसार। फेराइडे ने एक नियम दिया था, माइकल फेराइडे साहब ने, उन्होंने नियम में बताया था कि पास रखने से ही कार्य हो जाएगा बच्चा। उनका थोड़ा नियम खतरनाक था, उन्होंने क्या कहा? पास रखने मात्र से ही काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सिस्टम अपन उनको जुड़वाना जरूरी नहीं है, आप तो सिर्फ पास रह जाओ, आपका कार्य होने वाला है। यानी कि जब किसी कोयल को दूसरी कोयल के पास में रखा जाता था तो दूसरी कोयल में ऑटोमेटिकली भाव आना शुरू हो जाता था। होता है जैसे एक कोई अपने पास विशेष रखा गया कोयल और उसके अंदर एसी सप्लाई दी गई, दूसरी कोयल को आप उसके पास में रखोगे तो दूसरी कोयल में भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। और इसी आधार पे एक अपना बहुत बड़ी युक्ति और भारत को एक बहुत ही अच्छा साधन, भारत क्या पूरी दुनिया को बहुत अच्छा साधन मिला हुआ है जिसके कारण से चुटकियों में वोल्टेज को डाउन और वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। जब वोल्टेज के बारे में डाउन और बढ़ाने के बारे में बात कहते हैं तो बच्चे को याद रहता है कि वो परिणामित्र है, वो ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? फेराइडे के सह प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिएगा, आप लोग ज्यादा डाइवर्ट नहीं होते हुए याद रखेंगे कि एसी मशीनों में सिर्फ स्टार्टर पे वाइंडिंग स्थापित की जाती है और अगर बाय द वे रोटर पर वाइंडिंग स्थापित कर भी दी गई है तो उसको सप्लाई नहीं दी जाती, उसको सप्लाई नहीं दी जाती। सर उसको सप्लाई क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि एसी के ऊपर फेराइडे जी का स्वयं प्रेरण सिद्धांत लगता है, और जब स्वयं प्रेरण का सिद्धांत लग गया तो समझ जाना है बच्चा, पास रखने से ही कार्य हो जाना है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां मिलाना नहीं है सर, पास रखने मात्र से ही आपका कार्य संभव है सर। आइए आगे, यहां तक अपन ने समझा कि कहां कहां वाइंडिंग को स्थापित करेंगे। तो एसी में तो स्टेटर के ऊपर और डीसी के अंदर आर्मेचर और फील्ड दोनों के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। अगर एसी में कई जगह आपको अपवादिक ऐसा मिलता है कि सर रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग है तो ध्यान रखना वो सप्लाई के लिए नहीं है सर। अच्छा सर ऐसा अपवाद कहाँ कहाँ है? हाँ सर ऐसा अपवाद है 3 फेज की एक मोटर जिसका नाम है स्लिप रिंग सर्पीय वले मोटर, यानी कि 3 फेज की अपने पास एक मोटर आती है जिसको थर्ड स्टेज मोटर या तीसरे नंबर की मोटर कहा जाता है। 3 फेज की दो प्रकार की मुख्यतः मोटरें होती है, पहली गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर यानी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरी मोटर जो अपने पास आती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यानी कि मैं कहूँ तो सर्पीय वले मोटर। तो उनमें रोटर के ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है लेकिन वो सप्लाई देने के लिए नहीं, वो प्रतिरोध जोड़ने के लिए स्थापित की जाती है ताकि मोटर के टॉर्क को मजबूती प्रदान हो। एक और मोटर है सर, वो कौन सी है? यूनिवर्सल मोटर। बच्चा एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी लगभग पिछले 2-3 साल से ऐसे रूप में उभर के आई है कि इस मोटर को बहुतायत तरीके से तो प्रयोग किया जाता है और बहुतायत तरीके से इसके प्रश्न आते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि आप सन 2018 के जो बिजली बोर्ड का पेपर लगा था, तीनों संभागों में जो पेपर लगने वाले थे, तीनों जगह जो पेपर लगे थे, तीनों कंपनियों के पेपरों में एक कॉमन क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता था तो वो क्वेश्चन था यूनिवर्सल मोटर का। ऐसा परचम इस क्वेश्चन ने लहरा दिया है कि आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा सर।
क्या विशेषता थी सर इस प्रश्न की? इस प्रश्न की विशेषता यह थी कि इस मोटर के ऊपर, इस यूनिवर्सल मोटर के ऊपर, मोटरों में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं इस यूनिवर्सल मोटर को। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्रेज में आई क्यों सर, इसके आने का पीछे मार्केट में इतना जबरदस्त तरीके से उछलने के कारण, और क्वेश्चन के रूप में अपने क्वेश्चन ही मार्केट में, बाय द वे मार्केट में आए ना आए, अपने जीवन के क्वेश्चनों में भरमार आ चुकी है। और एग्जाम्स में, आईटीआई एग्जाम्स में तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बन गया है यूनिवर्सल मोटर। क्यों बन गया है सर? क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। एसी और डीसी दोनों पर कार्य क्यों करती है सर? क्योंकि ये ऐसी मोटर है जिसके रोटर पर भी वाइंडिंग होती है और स्टेटर के ऊपर भी वाइंडिंग होती है। तो ये मोटर अगर मैं एसी में बात कहूँ तो यूनिवर्सल मोटर कहलाती है, और अगर मैं डीसी में बात कहूँ तो डीसी सीरीज मोटर कहलाती है। एक कॉमन मोटर, एकमात्र कॉमन मोटर, एक कॉमन मोटर नहीं, एकमात्र कॉमन मोटर ऐसी है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर जाए, और उसके पीछे भी कुंडली का हाथ है सर। किसका हाथ है? कुंडली का। नक्षत्र कुंडली के मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं? कुंडली के मिल रहे हैं, क्योंकि कुंडली यानी वाइंडिंग दोनों भागों में साथ दे रही है। कहां साथ दे रही है? दोनों भागों में। और जब कुंडली दोनों भागों में साथ दे जाए तो फिर वो चाहे सप्लाई कोई सी भी हो, कार्य करना संभव है, तय है सर। आइए आगे बात करते हैं वाइंडिंग के। हम लोग वाइंडिंग के अंदर ये चीजें समझ चुके हैं सर। वाइंडिंग कहां स्थापित की जाती है, किस कारण से स्थापित की जाती है, और वाइंडिंग की परिभाषा क्या है, वाइंडिंग के उपनाम क्या है। अब बात करते हैं सर वाइंडिंग के कुछ प्रकार भी है क्या। हम लोग पहले समझ चुके हैं प्रकार किसी भी चीज के कई आधारों पर विभाजित किए जा सकते हैं। जो प्रकार अभी विभाजित करेंगे वो वाइंडिंग के किस आधार पर, वाइंडिंग को स्थापित करने के आधार पर, स्लॉटों में किस प्रकार वाइंडिंग डाली जाती है, वाइंडिंग स्थापित की जाती है, उस आधार पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वाइंडिंग स्थापित कैसे की जाती है, और स्थापना के आधार पर वाइंडिंग कितने प्रकार की है। यानी कि अपन टाइप पढ़ेंगे, किसके प्रकार पढ़ेंगे, किसके प्रकार पढ़ने वाले हैं, प्रकार पढ़ने वाले हैं वो वाइंडिंग के साथ। देखिएगा वाइंडिंग स्लॉटों में स्थापित करने के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की रखी गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहली जो वाइंडिंग है वो पूर्ण बंध। कौन सी? पूर्ण बंध। अब ध्यान रखिएगा, अपने को ध्यान रखना है यहां थोड़ा सा सर। इस वाइंडिंग का जो प्रकार है उसी प्रकार में कई बार कई स्थानों पर आप लोगों को खांचे लिखे हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? खांचे। क्यों मिलेंगे सर? क्योंकि सर याद रखिएगा वाइंडिंग खांचों में ही स्थापित की जाती है। किसके अंदर स्थापित की जाती है? खांचों में। और जिस खांचे में वाइंडिंग स्थापित की जाती है उस वाइंडिंग का प्रकार भी वही है और उस खांचे का प्रकार भी वही है। खांचे यानी स्लॉट्स, उस स्लॉट्स का प्रकार भी वही है और उस वाइंडिंग लपेटन या परिवर्तन का प्रकार भी वही रहने वाला है। देखिएगा पहला शब्द अपन पढ़े पूर्ण बंध, यानी कि एक ऐसी वाइंडिंग जो पूर्ण रूप से बंद रहने वाली है। दूसरी अपने पास पढ़ते हैं अर्धबंध, और तीसरी अपने पास रहने वाली है पूर्ण खुली वाइंडिंग। देखिए सबसे पहले की बात करते हैं पूर्ण बंद, अर्धबंध। अब देखिएगा इसको कई बार क्या नाम दे दिया जाता है, कंफ्यूजन यहां होने वाला है सर। आप लोग, हम लोग डिस्कशन किए अर्धबंध के ऊपर, और बच्चा कई बार एग्जामिनर अपने को शब्द देगा, क्या ये तो था अर्धबंध और नाम दे दिया अर्धखुली। क्या नाम दिया? अर्धखुली। तो दोनों नाम हो गए ना, अर्धबंध मतलब और अर्धखुला मतलब, बात तो एक ही है। तो आपको याद रखना है, इसको कई बार नाम दे देते हैं, कई बार इसके ऊपर अपने को कंफ्यूजन किया जा सकता है। और वो कंफ्यूजन क्या रहता है? हम लोगों ने पढ़ा था सर कि इसको अर्ध क्या कहा जाता है? बंद कहा जाता है। लेकिन अर्धबंध और अर्धखुली अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बचपन को जरा भी सामान्य से गुजारा होगा तो समझ में आया होगा क्या कि सर आधा किसी चीज को खुला रखो या किसी चीज को आधा बंद कर दो, बात एक ही रहने वाली है। देखिएगा दोनों के ऊपर अपन ने डिस्कशन किया, इसका ये उपनाम है, बाकी तो कंफ्यूज होने वाले ही नहीं है सर। बात करते हैं बच्चा पूर्ण बंध के ऊपर। पूर्ण बंध में होने वाला क्या है? पूर्ण बंध यानी कि
पूरे रूप से कोई बंद स्लॉट होगा। और पूरे रूप से बंद स्लॉट का मतलब क्या है कि पाइप नुमा स्लॉट होगा। किस नुमा? पाइप नुमा। पाइप सभी जानते हैं, देखिएगा ये एक पाइप नुमा संरचना थी सर। कैसी थी? पाइप नुमा संरचना हुआ सर। इसमें वाइंडिंग कैसे स्थापित करेंगे? बिल्कुल सर, आपने कई बार मार्केट के अंदर माला बनाते हुए माली को देखा होगा। देखते हैं माला बनाता हुआ जो माली करता क्या है सर? पाइप नुमा फूल है। अच्छा सर, पाइप नुमा फूल? बिल्कुल सर, पाइप नुमा फूलों के ऊपर मत जाइए। फूल के जिस भाग से धागा निकाला जाता है उस भाग को देखिए, वो चारों तरफ से पूर्ण रूप से बंद होता है और उसके बीचों बीच से माली सुई निकाल के ले जाता है सर। तो अपने पास तो खोखला है, और जब खोखला है तो इसके अंदर वाइंडिंग स्थापित की जा सकती है सर जी। तो वाइंडिंग स्थापित की जा सकती है सर, तो वाइंडिंग इसके अंदर से निकाली जाती है। अब ध्यान रखना, इसमें कठिनाई क्या है सर? इसमें किया क्या जाता है, जो भी तार मेरे पास आया उस तार को बीचों बीच से निकाला जाता है। ये वाइंडिंग जो मेरे पास है इसको बीचों बीच से निकाल दिया गया है, यानी कि एक तार को। अब याद रखना, कई सारे तार एक साथ स्थापित नहीं किए जा सकते। इस वाइंडिंग को करने में कई सारी कठिनाइयां आती है। कैसे? क्योंकि एक जटिल रूप है। एक सुई लेके आप लगे ही रहिए, उस वाइंडिंग को स्थापित कीजिए। कारणवश इस वाइंडिंग का कोई विशेष प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर सर इसका प्रयोग करते तो है क्या? बिल्कुल बच्चा, बनी इसलिए है ताकि प्रयोग किया जाए। सर कहां प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग डीसी मशीनों में किया जाता है। कहां किया जाता है? डीसी मशीनों में। अच्छा सर, आपने बताया था डीसी मशीनों में 2 स्थानों पर, तो आप ये भी बता दीजिए कि कौन से स्थान पर? बिल्कुल, कौन से स्थान पर किया जाता है? छोटे आर्मेचरों में। कहां प्रयोग करते हैं? छोटे आर्मेचरों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? इसके अंदर पूर्ण रूप से बंद होती है। कमजोरी क्या है सर? पूर्ण रूप से बंद वाइंडिंग चली क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी अगर चल नहीं रही है तो मतलब कहीं ना कहीं तो कमजोरी है ना। हाँ सर, बिल्कुल कमजोरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसकी जो कमजोरी है वो ये है कि ये पूरे रूप से बंद है, और जब पूर्ण रूप से बंद है तो उष्मा का संचरण नहीं हो पाएगा सर। किसका संचरण नहीं हो पाएगा? उष्मा का संचरण नहीं हो पाएगा। इसके अंदर आग बबूलाई रहेगी, हमेशा गर्म ही रहने वाली है। क्योंकि कहते हैं ना, वो व्यक्ति अधिक गर्म रहेगा जो घर ही घर पर रहेगा। बाहर निकलेंगे, वातावरण की हवा खाएंगे, वातावरण से मिलजुल कर चलने वाले हैं, तो फिर तो गर्म होने का एहसास ही नहीं है, क्योंकि उसकी उष्मा का संचरण आसानी से हो रहा है सर। अपने को भी ध्यान रखना है, ये पूर्ण बंद है तो उष्मा का संचरण नहीं हो पा रहा है, वाइंडिंग गर्म हो रही है। और वाइंडिंग जब गर्म होने पे आ गई ना सर, तो जलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। ठीक है, तो देखिएगा इस वजह से इसका प्रयोग विशेषतः नहीं किया जा सकता। फिर सर आपने छोटे आर्मेचर में क्यों किया? क्योंकि छोटे बच्चे को अगर गुस्सा भी आता है तो अधिकतर क्या कर सकता है सर? मिट्टी में लौट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ना। तो अगर छोटा आर्मेचर गर्म भी हो रहा है तो अधिकतम क्या होगा? गर्म होकर लॉकिंग करने लगेगा, लेकिन जलने की उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि सर उसका वो भी बच्चा दिमाग है, उसका दिमाग विकसित बड़ा होने के बाद होता है। जलने मरने कटने की बातें तो बड़े होने के बाद में की जाती है। बचपन तो सामान्य अवस्था में गुजारे जाते हैं सभी के। तो ये उष्मा का संचरण था, छोटे मोटरों में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ज्यादा कुछ गर्म होती भी है तो उनको रीसेट किया जाता है। जैसे उदाहरण बताइए सर। अच्छा सर, उदाहरण बताएं। मिक्सर ग्राइंडर। क्या चीज सर? मिक्सर ग्राइंडर। बच्चा, मैंने कहा था एक मोटर ऐसी है जो हर स्थान पर दाव खेल रही है। और दाव खेल रही है मतलब आप मिक्सर ग्राइंडर को लगाए किस सप्लाई से चला रहे हो? एसी सप्लाई से चला रहे हैं। और मैंने कहा था एसी सप्लाई में आर्मेचर पर वाइंडिंग नहीं करते, लेकिन इसके ऊपर वाइंडिंग है ना। क्यों है? क्योंकि ये यूनिवर्सल मोटर है। कौन सी मोटर है? यूनिवर्सल मोटर। और अगर आपको कहा जाए सिंगल फेज में अधिकतम स्पीड वाली जो मोटर है वो कौन सी मोटर रहने वाली है, तो आपको याद रखना है अधिकतम स्पीड की जो मोटर है वो यूनिवर्सल मोटर ही है। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी रहने वाली है, कितनी भयानक रहने वाली है, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन रुके रहिए, हमारे साथ बात करने वाले हैं कि सर कितनी स्पीड से मोटर भगती है। सबको पता है मिक्सी बहुत तेज स्पीड से चक्री होती है, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि वो कितनी स्पीड से चलती है। और अगर एक मिक्सर की मोटर को किसी सड़क पर उस गति से भगाया जाए तो कितने सेकंड में, कितने समय में, कितने किलोमीटर दूरी को तय कर जाएगी, वो चीज भी आज अपन डिस्कस
डिस्कशन करेंगे सर। देखिएगा अपने बात चल रही है उष्मा संचरण हो जाता था या छोटी मशीनों में उष्मा संचरण, छोटी वाइंडिंग पूर्ण बनने तो उष्मा का संचरण नहीं होता है, इस वजह से इस वाइंडिंग का बहुत कम प्रयोग करते हैं। कहां प्रयोग करते हैं? छोटे आर्मेचरों में। आर्मेचर के आगे भी एक शब्द लगा देना, छोटे में। अर्धबंध, कौन सी सर? अर्धबंध। मैंने कह दिया सर अर्धबंध को क्या कहा जा सकता है? अर्धखुली भी कहा जा सकता है। जब अर्धबंध को अर्धखुली कहा गया और दोनों कॉन्सेप्टों में काम कर गए, याद रखना अगर कभी जिंदगी में क्वेश्चन आए तो कह देना सर्वाधिक यानी सर्वोपल्ली, सबसे ऊपर सर सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है अर्धबंध वाइंडिंग का। किसका किया जाता है? अर्धबंध वाइंडिंग। सर ऐसा क्यों? इसका सर्वाधिक प्रयोग क्यों करते हैं? क्या इसमें बहुत ज्यादा उष्मा का संचरण होता है? नहीं सर। फिर भी सर इसका इतना प्रयोग क्यों? बच्चा सबसे ज्यादा उष्मा का संचरण तो उसका होता है जो सबसे ज्यादा खुला रहता है, और सबसे ज्यादा खुला तो पूर्ण खुली वाइंडिंग बाकी है। तो याद रखना सबसे ज्यादा उष्मा संचरण, ध्यान रखना सबसे कम उष्मा का संचरण, यहां लिख लेना सबसे कम उष्मा का संचरण पूर्ण बंध में होता है। सबसे ज्यादा उष्मा का संचरण क्या सर? सबसे ज्यादा उष्मा संचरण, सबसे ज्यादा उष्मा का संचरण मतलब उष्मा फैलती है, उष्मा उड़ जाती है। उड़ जाने का मतलब जाती कहीं नहीं है, ठंडी हो जाती है। ध्यान रखना, याद रखना है सबसे ज्यादा ठंडी कहां? पूर्ण खुली में। लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किसका सर? सर्वाधिक प्रयोग किसका? सर्वाधिक प्रयोग की अगर बात की जाए तो मैं कह दूंगा सीधा सीधा सा कि सर अर्धबंध का। सर ऐसा क्यों? सर समय समय पे गुस्सा भी जरूरी है, समय समय पर गर्म होना भी जरूरी है, और ये चीजें नहीं है सर। यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो अर्धबंध वाइंडिंग है उसकी स्थापना करना ज्यादा जटिल नहीं है, और जब स्थापना कर दी जाती है तो सबसे अच्छे तरीके से रुकने वाली वाइंडिंग या स्टेटर के अंदर सबसे अच्छे तरीके से बैठने वाली स्थिर होने वाली जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है सर? वो वाइंडिंग अपने पास है अर्धबंध वाइंडिंग, अर्ध खुली वाइंडिंग। मैं कह सकता हूं कि स्टेटर में, किसमें सर? स्टेटर में। अगर एसी में प्रयोग की जा रही है तो किसमें प्रयोग की जाती है? स्टेटर में सही तरीके से। किस तरीके से सर? सही तरीके से बैठने वाली। सर सही तरीके से क्यों बैठती है? आइए बात करते हैं। देखिएगा अर्धबंध है, जब अर्धबंध है तो कुछ इस प्रकार खुली रहने वाली है। तो ये जो ऊपर के स्लॉट्स है सर, वाइंडिंग को डालेंगे उस समय अपन डाल के पीछे कर देते हैं, आगे से भी डाल के पीछे कर देते हैं, और ऊपर क्या आ जाता है? स्लॉट का कवर आ जाता है, वाइंडिंग आसानी से रुके रहती है। सर वाइंडिंग को रोकते क्यों है? अगर नहीं रोकेंगे बच्चा तो मोटर घूमेगी। मोटर क्या करेगी? घूमेगी। और जब मोटर घूमने वाली है तो क्या रहने वाला है? मोटर घूमेगी तो वाइंडिंग लिपट सकती है, और अगर वाइंडिंग को पूर्ण रूप से रोका नहीं गया है तो वाइंडिंग उखड़ सकती है। इस वजह से वाइंडिंग को रोकने की वजह से सर्वाधिक प्रयोग किया गया किसका? अर्धबंध वाइंडिंग का। पूर्ण खुली वाइंडिंग की बात करते हैं सर, इनका भी कहां प्रयोग होता है? क्या होता है सर? प्रयोग तो इनका भी होता है सर। कहां होता है सर बताइएगा? हाँ जी सर, यही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सर आपने कहा ये बहुत ज्यादा उष्मा का संचरण करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किए जाते। बहुत ज्यादा प्रयोग तो आपने किसका करवा दिया? अर्धबंध का करवा दिया। और फिर पूर्ण खुली का भी कह रहे हो कि प्रयोग होता है? हाँ सर होता है। पूर्ण खुली का प्रयोग कहां होता है? क्यों कहते हैं ना किसी को अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। क्यों बनाया गया? उसकी सहन क्षमता है सर। क्या है? सहन क्षमता है सर। सहन क्षमता से क्या मतलब सर? कहना क्या चाहते हो आप? हाँ सर, सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं बहुत बड़ा कार्य कौन कर सकता है? जिसको बिल्कुल ही नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं, उष्मा का संचरण बहुत ज्यादा करता हो। क्या करता हो? बहुत ज्यादा उष्मा का संचरण करता हो। यानी कि ये पूर्ण खुली वाइंडिंग ऐसी है जिसमें कितनी भी उष्मा पैदा हो जाए ना तो डरती नहीं है, उष्मा का संचरण करती रहती है, उष्मा का संचरण करती रहती है। इस वजह से सर्वाधिक या सबसे बड़ी मशीनों में जो वाइंडिंग स्थापित करने की प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है सर? वो प्रणाली अपने पास पूर्ण खुली प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? पूर्ण खुली। कहां प्रयोग की जाती है? सर्वाधिक, सबसे अधिक, सबसे बड़ी मोटर से, सबसे बड़ी मोटरों में कहां पर स्थापित करते हैं? सबसे बड़ी मोटरों में। और सबसे बड़ी मोटरें कहां होती है? उत्पादन केंद्रों में। कहां स्थापित होती है सर?
उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र का मतलब क्या? जहां पर विद्युत को उत्पन्न किया जाता है, वहां पर बहुत बड़ी मशीनें होती है और इनको वाइंडिंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आसानी से मशीन के अंदर जा सकता है और वाइंडिंग को डाल के आ सकता है। ऐसी बड़ी मशीनों में किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना, पूर्ण खुली वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। प्रश्न ये भी हो सकता है, सर उत्पादन केंद्र पे मोटर मशीन को बड़ी क्यों बनाते हैं? मोटर और मशीन को बड़ी क्यों बनाते हैं? उत्पादन केंद्र में बहुत सारी जगह हैं। आपको एक उत्पादन केंद्र जनरल सा कि सर जल से बिजली पैदा की जाती है और वहीं पे बड़ी मशीन होती है। अगर आप स्टीम टरबाइन की बात करो, स्टीम टरबाइन मतलब वाष्प टरबाइन, जहां वाष्प के टरबाइन लगे होते हैं वहां बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं होती है सर, वहां पर बहुत छोटी मशीनें भी कार्य कर सकती है। क्यों सर? बड़ी मशीनें वहीं पे क्यों प्रयोग किया आपने? कहां पर? जल टरबाइन में। क्योंकि सर जल टरबाइन की जो मशीनरी है वो टरबाइन का टॉर्क तो बहुत अच्छा है, पानी गिरेगा और टरबाइन घूम तो सकता है, लेकिन टरबाइन में स्पीड नहीं आएगी, यानी कि घुमा तो सकती है वो। आप जैसे स्टीम की जगह 5 किलो वजन रखेंगे, वहां जल में आप 10 किलो वजन रख सकते हो, लेकिन स्टीम टरबाइन में जहां 75 की स्पीड आ रही है वहां 50 या 45 की स्पीड ही आपको मिलेगी। किसमें? जल टरबाइन में। इस वजह से जल टरबाइन में क्या होता है, टॉर्क तो अच्छा मिलता है, यानी कितना ही चुंबकीय क्षेत्र बना दो उसमें भी मोटर घूम तो जाएगी, लेकिन उसकी स्पीड नहीं आएगी। और स्पीड ना आने की वजह से जल टरबाइन बड़े होते हैं, मोटरें भी बड़ी रखी जाती है ताकि ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र में रोटर घूमेगा तो ज्यादा ईएमएफ पैदा करेगा। ये भी फैराडे जी ने अपने को बताया है सर। यहां तक अपने को समझ में आया होगा तीनों वाइंडिंगें कहां स्थापित की जाती है और क्यों स्थापित की जाती है। उष्मा संचरण के कारण सर इनकी स्थापना की जाती है। आपके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त डिस्कशन करने वाले हैं और वो जबरदस्त डिस्कशन ये है कि सर जो तार स्थापित किए जाते हैं वो तार कितने एसडब्ल्यू से कितने एसडब्ल्यूजी तक स्थापित किए जाते हैं। तब तक आप ढूंढते रहिए हर जगह हर स्थान पर कि सर कितने एसडब्ल्यूजी से कितने एसडब्ल्यूजी की तारों का प्रयोग वाइंडिंग के लिए किया जाता है और कौन सी वाइंडिंग के लिए कितने एसडब्ल्यूजी तार का प्रयोग करते हैं। तो तारों का प्रयोग अपन पढ़ने वाले हैं, उसके साथ ही साथ अपन पढ़ने जाएंगे एक मजेदार टॉपिक, यानी कि अचालक आवरण क्यों लगाते हैं या ऐसी कौन सी मशीनें हैं जिनमें बहुत कम अचालक आवरण में काम चल जाएगा और ऐसी कौन सी मशीनें हैं जिनमें तार से महंगा अचालक आवरण पड़ता है। जितनी कॉस्ट वायर की नहीं पड़ेगी उससे ज्यादा कॉस्ट किसकी पड़ती है? उसके ऊपर लगने वाले इंसुलेशन की लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इन्हीं के साथ वाइंडिंग कितने गेज की है, किस तार का प्रयोग करते हैं और सबसे अधिकतम मोटा तार कौन सा हो सकता है और सबसे पतला तार कौन सा हो सकता है। सर तार इससे ज्यादा पतले तार की वाइंडिंग नहीं कर सकते, वो कितने एसडब्ल्यूजी है, और इससे मोटे तार की वाइंडिंग नहीं कर सकते, वो कितने एसडब्ल्यूजी की है। यहाँ तक के आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।